Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic value based human resource management or human response management, value driven management. So let's start with the first topic, that is value based human resource management. आप value based human resource management भी बोल सकते हो and human response management भी बोल सकते हो, दोनों सेम है. सो वैल्यू बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ह्यूमन बीइंग वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पीपल तो होंगे ही ना जो काम कर रहे हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन बीइंग वर्क कर रहे हैं, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है, उसको रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, उसके रिगार्डिंग सारी प्लानिंग करना कि किस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कितने लोग काम करेंगे, तो उसके लिए पहले आपको उनका इंटरव्यू लेके सेलेक्ट करना पड़ेगा ना. तो इनकी रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, कंपेंसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सारे जो ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन हैं, यानी कि ऐसे काम जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट करते हैं, उन सारी चीज़ों की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग करने को ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल दी functions related to human resource such as recruitment, selection, training, compensation, performance appraisal etc. So जब आप human resource management करते हो और उसके अंदर values का use करो, that is known as value based human resource management. कि जब आपने जितने भी ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब के अंदर आपने वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर रखा है कि कौन से प्रिंसिपल्स, कौन सी नॉर्म्स आपको फॉलो करनी है वाइल परफॉर्मिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ नोन एज वैल्यू बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. क्योंकि वैल्यूज़ क्या होती हैं? जो डिटरमाइन करती हैं कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है, एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरीके से आप डील करोगे. तो वैल्यूज़ क्या हैं? कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स एज वेल एज बिलीफ्स जो आप फॉलो करोगे किसी से भी डील करते हुए, ये आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती हैं. और इन वैल्यूज़ को जब हम HRM के साथ जोड़ देते हैं कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म करते हो, उस टाइम आपको कुछ वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड बिलीफ को फॉलो करना है. दैट इज़ नोन एज वैल्यू बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो इट इज़ फॉलोड बाय एवरी एस्पेक्ट ऑफ वाइल परफॉर्मिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. कि ह्यूमन रिसोर्स का कोई भी एस्पेक्ट आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी फंक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, उस टाइम पे आप क्या करोगे? वैल्यूज़ को फॉलो करोगे. द वैल्यूज़ डिटरमाइन द कल्चर और शेयर्ड बिलीफ अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड वैल्यू बेस्ड ह्यूमन रिस्पॉन्स मैनेजमेंट डिफाइंस दैट वैल्यू दैट हैज़ टू बी फॉलोड वाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स. कि कौन सी वैल्यूज़ आपको फॉलो करनी है जब आप ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज वैल्यू बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा. वैल्यू बेस्ड ह्यूमन रिस्पॉन्स मैनेजमेंट क्या है? कि जब आप HRM कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे हो, उस टाइम पे वैल्यूज़ को यूज़ करना, उसके हर एक फंक्शन को वैल्यू के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना, दैट इज़ नोन एज वैल्यू बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नाउ वेज टू बिल्ड वैल्यू बेस्ड HR स्ट्रैटेजी, कि किस तरीके से आप वैल्यू बेस्ड HR स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हो. यानी कि HR स्ट्रैटेजी यानी कि HRM परफॉर्म करने की वो स्ट्रैटेजी जो वैल्यू के ऊपर बेस्ड होगी. तो उसको बनाने के, उसको डेवलप करने के कितने स्टेजेस या कितने स्टेप हैं? तो फर्स्ट स्टेप है एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नीड फॉर चेंज. कि सबसे पहले तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करोगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है, कहाँ स्टैंड करती है, उसके अंदर कितनी फिजिबिलिटी है, कितना फाइनेंस अवेलेबल है, हर चीज़ की स्टडी करना और ये देखना कि कहाँ पे नीड है चेंज की. फॉर चेंज का मतलब क्या है? ये आइडेंटिफाई करना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें से कौन सा ऐसा वीक स्पॉट है जहाँ पे हमें चेंज की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं. तो सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करोगे और ऐसी जगह जहाँ पे और चेंजेस की रिक्वायरमेंट है उस प्लेस को आइडेंटिफाई करोगे. नाउ क्रिएट अ शेयर्ड विजन एंड कॉमन डायरेक्शन. कि एक शेयर्ड विजन और कॉमन डायरेक्शन आपको क्रिएट करना है. शेयर्ड विजन का मतलब क्या है? इस तरीके का प्लान, इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है, ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको रखना है जो सब फॉलो करें. एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव भी वही होगा, मैनेजर का भी वही होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी वही होगा. सब उसी को शेयर कर रहे होंगे सो दैट हर एक का कंट्रीब्यूशन, हर एक की परफॉर्मेंस हमारे जो अल्टीमेट गोल है उसके अचीवमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी. तो एक शेयर्ड विजन और एक कॉमन डायरेक्शन यानी कि एक कॉमन गोल सबके लिए इस्टेब्लिश करना. देन डिफाइन अ चेंज प्लान. कि जो चेंज करना है अब उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, कि उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कमेटी बनानी है तो वो कमेटी बनाई जाएगी, पॉलिसी बनाई जाएगी कि किस तरीके
तरीके से हमें चेंज को इम्प्लीमेंट करना है, तो चेंज जो भी हम लेके आने वाले हैं उस हर एक चेंज के रिगार्डिंग प्लानिंग करना कि किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से हम उसे इवेल्युएट करेंगे, उसका कंप्लीट ओवरऑल प्लान डिसाइड करना। और वो प्लान किससे रिलेटेड होगा कि हम वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं HRM के अंदर, सो दैट हम क्या कर सकें, वैल्यू बेस्ड HRM को क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट इज बिल्ड कमिटमेंट, कि अब आप जो चेंज करने जा रहे हो वैल्यू से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग जितने भी एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं सबकी कमिटमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है। अगर सब उसके अंदर डिवोटेड नहीं होंगे, सब उसके साथ कंसेंट नहीं देंगे, यानी कि उसके साथ हैप्पी नहीं है जो चेंजेस आप कर रहे हो, तो उस चेंज को ईजिली एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस करनी पड़ेंगी। तो आपको ज़रूरी है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनकी कमिटमेंट आप गेन करो, वो कमिट हो जाएं कि हाँ वो भी इस पर्टिकुलर चेंज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने पर्सनल वर्क के अंदर अडॉप्ट करना चाहते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, ईजिली उसे अडॉप्ट कर पाएंगे। देन ऑप्टिमाइजिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, और कमिटमेंट तभी मिलेगी जब आप क्या कर रहे हो, अच्छी कम्युनिकेशन प्रोसेस रखे हो, आपका जो कम्युनिकेशन फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आपने बना रखी है कि एक बहुत डिफाइंड स्ट्रक्चर है कि कौन किसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। थोड़ी आपकी इनफॉर्मेलिटी भी होनी चाहिए कि आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो कम्युनिकेशन के अंदर, सो दैट इजीली जो है कम्युनिकेशन हो सके, इजीली मैसेज ट्रांसफर हो सके और बेटर वे से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकें। सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज और दीज आर द स्टेजेस फॉर डेवलपिंग अ वैल्यू बेस्ड HR स्ट्रैटेजी। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करना और कौन सी पर्टिकुलर जगह पे चेंज की रिक्वायरमेंट है उसे आइडेंटिफाई करना, देन एक कॉमन गोल बनाना, फिर चेंज जो भी आपको लेके आना उसको कंप्लीट प्लान करना, कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, वैल्यू बेस्ड HR स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू बेस्ड HRM? फर्स्ट इज अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी ना, जो HRM के टाइम फॉलो होंगी, वो कहीं ना कहीं आपके जो अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसके साथ ही रिलेट होंगी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई भी एक्टिविटी कर रही है, कोई भी फंक्शन कर रही है, तो उसका मेन एम यही है कि वो अपने गोल को अचीव कर सके। सो वैल्यू बेस्ड HRM क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइन हो जाएगा और ये वैल्यूज़ हमारी सारे फंक्शंस को, HR के सारे फंक्शंस को गोल से क्या कर देंगी, कनेक्ट कर देंगी, सो दैट वो सारे फंक्शंस गोल अचीवमेंट में हेल्प करें। एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच, ऑब्वियसली क्या है, एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच है बिकॉज हम HRM के बारे में डील कर रहे हैं, और HRM किसके रिगार्डिंग होता है, एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रही है। एथिकल लीडरशिप, कि जब भी आप वैल्यू बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना चाहते हो तो उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल लीडरशिप होनी चाहिए। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, जो हायर पोजीशन पे हैं, बाकी लोगों को लीड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो एथिकल बिहेव करें, उनके बिहेवियर में एथिक्स वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जो वैल्यूज़ आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ फॉलो करें, वो वैल्यूज़ आपके लीडर के अंदर होनी चाहिए, वो वैल्यूज़ आपके लीडर के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सो अनएथिकल वो कोई भी काम ना करे कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, वो भेदभाव करता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, दैट इज़ नॉट राइट। तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, एथिकल लीडरशिप होनी चाहिए। देन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कुछ भी हिडन या सीक्रेटिव नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है, कौन किसे कम्युनिकेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कोई भी उसके अंदर सीक्रेटिव थिंग्स नहीं होनी चाहिए। एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, कि ये एक लगातार मीन्स ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आज आप वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हो HRM के अंदर और कल आप वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करोगे। अगर आपने वैल्यू बेस्ड HRM को फॉलो किया है देन इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस, कि आपको लगातार उस पर वर्क करना है, लगातार वैल्यूज़ को फॉलो करना है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वैल्यू बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? तो फर्स्ट क्या होगा, मोरल और मोटिवेशन, कि आपकी मोरल भी इंप्रूव हो जाएगी और मोटिवेशन भी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग जो भी आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, अब ऑर्गेनाइजेशन अगर रिक्रूटमेंट कर रही है, सिलेक्शन कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, उस टाइम पे वो वैल्यूज़ को फोकस कर रही है। अगर आप वैल्यू को फॉलो करोगे ना तो आप कुछ भी अनएथिकल नहीं करोगे, किसी भी एम्प्लॉय के साथ कुछ भी अनएथिकल गलत आप नहीं करोगे, क्योंकि आप वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हो। तो ऐसा होगा तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, उन्हें अच्छा फील होगा, वो सेटिस्फाई होंगे और उनकी मोटिवेशन एंड मोरल इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज
वो क्या है, सेटिस्फाई हैं और उन्हें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ कुछ गलत नहीं कर रही। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन और मोरल को इंप्रूव किया जा सकता है। एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे, अगर हम वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं तो बेटर सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज़ की हो सकती है। अगर वो सेटिस्फाई रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन रहेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्विच नहीं करेंगे, क्योंकि स्विच तभी करते हैं जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई ना हो। बट वैल्यूज़ की हेल्प से आप उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, सो दैट वो आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन में बने रहेंगे। पॉजिटिव कल्चर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आता है। ऑब्वियसली आप वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब हर कोई एथिकल वर्क कर रहा है, कुछ अनएथिकल नहीं हो रहा, सब एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी पॉजिटिव बन जाएगा, लाइवली एनवायरनमेंट बन जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर वो मोटिवेटेड हैं, सेटिस्फाइड हैं, अच्छा कल्चर है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो हमारी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करता है और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंप्रूव होती है। नाउ द सेकेंड टॉपिक ऑफ टुडेज इज वैल्यू ड्राइवन मैनेजमेंट। दोनों टॉपिक रिलेटेड हैं, जैसे वैल्यू से ही रिलेटेड दोनों हैं। अगर हम वैल्यू बेस्ड एचआरएम की बात करें तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिकली एचआर के बारे में बात कर रहा था कि जब भी हम एचआर के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो हमें वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ वैल्यू बेस्ड एचआरएम। बट वैल्यू ड्राइवन मैनेजमेंट क्या है, एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे वर्क करता है कि कंप्लीट जो मैनेजमेंट है वो वैल्यू ड्राइवन होनी चाहिए, चाहे वो फाइनेंस की मैनेजमेंट हो, चाहे वो एचआर की मैनेजमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग की हो। जो भी हमारी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है दैट शुड बी ड्राइव बाय वैल्यू, दैट मीन्स वैल्यू ड्राइवन मैनेजमेंट। सो वैल्यूज़ क्या होती हैं, मैंने अभी बताया था कि वैल्यूज़ वो बिलीफ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, एक पर्सन फॉलो करता है और उसके बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट भी होती हैं। और मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है, डिसीजन मेकिंग करना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, डिसीजन मेकिंग करना, जो भी उनके पास ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से बेस्ट को सेलेक्ट करना। तो वैल्यू ड्राइवन मैनेजमेंट क्या हुआ कि मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग करते टाइम वैल्यूज़ को कंसीडर करे, दैट इज़ वैल्यू ड्राइवन मैनेजमेंट। So, values are belief over which a person react as per his or her own will, and personal values of an individual determine their attitude। कि आपकी जो पर्सनल वैल्यू होंगी ना वही आपके एटीट्यूड और बिहेवियर को डिटरमाइन करेंगी। Now, the decision and actions which an individual take based on belief and principle they follow is known as value based management। कि आप जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हो वो आप अपनी वैल्यू के बेस्ड पे कर रहे हो, कि जो बिलीफ जो प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो उनके बेस पे जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो दैट इज़ नोन एज वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। कि जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट कर रहे हो, मैनेजमेंट यानी कि जो डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कर रहे हो, दैट इज बेस्ड ऑन सम बिलीफ और प्रिंसिपल, देन इट इज़ नोन एज वैल्यू ड्राइवन मैनेजमेंट और वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट, बोथ आर सेम। इट इंक्लूड वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सेल्फलेसनेस, कंपैशन, टॉलरेंस। की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ऑनेस्टी की वैल्यू हो सकती है कि आप कभी भी गलत का साथ नहीं दोगे, हमेशा सच बोलोगे। इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, कंपैशन, टॉलरेंस, ये सारी वैल्यूज़ को फॉलो करके, इनको कंसिडर करके, इनकी बेस्ड पे जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो दैट इज़ नोन एज वैल्यू ड्राइवन मैनेजमेंट। सो वैल्यू ड्राइवन मैनेजमेंट क्या हुआ, डिसीजन एंड एक्शन इंडिविजुअल टेक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स। कि जब आप अपने बिलीफ और प्रिंसिपल के बेस्ड पे कोई डिसीजन या एक्शन लेते हो दैट इज नोन एज वैल्यू ड्राइवन मैनेजमेंट। नाउ नीड ऑफ वैल्यू बेस्ड होलिस्टिक मैनेजमेंट। की नीड क्या है कि आपकी जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। इसको ओवरऑल मैनेजमेंट क्यों बोला गया, क्योंकि अगर ये स्पेसिफिक होती तो जैसे हमारे पिछले टॉपिक में मेंशन था कि एचआर से स्पेसिफिक वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग से स्पेसिफिक, ये क्या कह रहे हैं, कंप्लीट जो मैनेजमेंट है वो वैल्यू ड्राइवन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, होलिस्टिक कंप्लीट मैनेजमेंट वैल्यू के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। उसकी नीड क्यों है, फर्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हमारी नेचर को, एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग ज़रूरत है कि जो कंप्लीट मैनेजमेंट है ना वो वैल्यूज़ को फॉलो करे। बिकॉज अगर वो इंटीग्रिटी की या फिर टॉलरेंस, इन सब वैल्यूज़ को फॉलो करेंगी तो वो क्या करेंगी, एथिकल वर्क करेंगी, कुछ भी इलीगल नहीं करेंगी और हमारी एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को समझेंगी, एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करेंगी। तो बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है देन देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ होलिस्टिक मैनेजमेंट टुवार्ड्स वैल्यू।
देन मैन मशीन इक्वेशन, कि मैन और मशीन के बीच में जो इक्वेशन है कि मैन को भी एक मशीन के तरीके ही समझा जाता है। पहले ये ज़्यादा होता था, अब ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट हुई है तो हम ह्यूमन को एज ए एसेट्स देखते हैं, बट पहले क्या होता था, मैन को भी एज ए मशीन ही कंसिडर किया जाता था जो हमें प्रोडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। सो उन चीज़ों को कि हम ह्यूमन बींग की इंपॉर्टेंस को, उनकी वर्थ को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए वैल्यूज़ का मैनेजमेंट के अंदर होना ज़रूरी है, सो दैट वो वैल्यूज़ कंट्रीब्यूट करेंगी कि हम ह्यूमन बींग की इंपॉर्टेंस को समझ सकें, उनकी वर्थ को समझ सकें, उनके बिहेवियर को समझ सकें। सो दीज आर द टू बेसिक रीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रिगार्डिंग द नीड ऑफ वैल्यू बेस्ड होलिस्टिक मैनेजमेंट। नाउ रेलिवेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट इन ग्लोबल चेंज, कि क्या इंपॉर्टेंस है वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट की ग्लोबल चेंज में, ओवरऑल क्या क्या हेल्प करता है हमारी वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। फर्स्ट इज कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो जाती है कि वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। देखो वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट क्या हुआ कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो भी डीलिंग हो रही है, वो किसके बेस पे होगी, वैल्यूज़ के बेस पे होगी। और वैल्यूज़ क्या हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए दैट आर सोशली प्रेफरेबल एज वेल, कि जो अच्छी चीज़ें मानी जाती है कि अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप एक अच्छा पर्सन बन जाओगे, आप एक अच्छे पर्सन बनोगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा। तो अगर आप वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई भी क्लैशेस हैं, तो वैल्यूज़ की हेल्प से उन्हें ईजिली सोल्व किया जा सकता है बिना किसी नेगेटिव या कोई बुरे तरीके के इसी हैपनिंग से जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं या उनके कन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो एक दूसरे की प्रोडक्टिविटी को, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यूज़ की हेल्प से आप कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। क्रिएटिविटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आएगी बिकॉज हर कोई वैल्यू को फॉलो करेगा तो वो डीप थिंकिंग पे फोकस करेगा, इनसाइटफुल पे फोकस करेगा एंड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को प्रमोट करती है। टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, बिकॉज वैल्यूज़ हमें क्या सिखाती हैं कि हमें मिलके काम करना चाहिए, हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। सो वो क्या करेगी, एनकरेज करेगी टीम वर्क और कोऑपरेशन को वैल्यू पे, वर्क प्लेस पे, कि जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो एक साथ मिलके काम करें, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को ना बढ़ा के पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की, एक साथ काम करने के बारे में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। देन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, बिकॉज वैल्यूज़ अगर हम जोड़ते हैं, वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर देते हैं रिलीजन से और स्पिरिचुअलिटी से, तो वैल्यूज़ क्या करती हैं, हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी इंप्रूव करती हैं, कि हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी एनहांस हो जाती है। हम स्पिरिचुअलिटी के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में कि स्पिरिचुअलिटी होता क्या है, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है ये। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, जिसके अंदर आप अपने आप को रिलीजियस से जोड़ते हो, अपने आप को पीसफुल माइंड से जोड़ते हो। सो स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट को भी डेवलप करती हैं वैल्यूज़ एम्प्लॉयज़ के अंदर। और स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हो, माइंडफुल लीडरशिप होती है, तो आप कामनेस आपके अंदर आती है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा बना रहता है, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। देन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, अगर आप वैल्यूज़ को फोकस करोगे तो आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोचने की बजाय लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे, और वो एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी को भी क्रिएट करेगा एज वेल एज आपके बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी भी रहेगी, कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के एक्शंस ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग ले रहे हो, तो इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करेगी। एंड इफेक्टिव लीडरशिप, दैट इज़ टू ऑब्वियस कि अगर आप वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप है वो ज़्यादा साउंड और ज़्यादा इफेक्टिव होगी अगर आपकी कंपैरिजन किया जाए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे वैल्यूज़ फॉलो नहीं होती। बिकॉज अगर आपके लीडर वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे तो वो एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर बन जाएंगे अपने जो भी उनके अंडर हैं एम्प्लॉयज़ के लिए या उनके फॉलोवर्स के लिए। सो ज़्यादा इफेक्टिव लीडरशिप आप वर्क कर सकते हो। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट, अभी तक जो हमने डिस्कस की, दीज रेलिवेंस आर ऑफ ग्लोबल चेंज, कि वैल्यू से क्या क्या ग्लोबल चेंज आए हैं जो पॉजिटिव हैं। नाउ अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे तो कौन कौन सी एडवांटेजेस देते हैं। सो फर्स्ट इज मैनेजरल इफेक्टिवनेस, कि मैनेजर की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, या जो भी एक्शंस लेते हैं उसमें वो वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो जाएगी, वो ज़्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। क्योंकि वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट का मेन कोर मीनिंग ही यही है कि डिसीजन मेकिंग के टाइम आप वैल्यूज़ को फॉलो करो, प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, सो आप ज़्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, वैल्यूज़ को यूज़ करके आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज हैं आप उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि आपकी वैल्यूज़ क्या करेंगी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को इग्नोर करेंगी, अवॉइड करेंगी। आपको वेस्ट नहीं करना है, जितनी भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उन सब का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप करो, सो दैट उनको प्रोडक्टिव बनाया जा सके, और अगर कहीं वेस्टेज हो रही है तो उसे रिड्यूस किया जा सके। सो बेटर यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। पॉजिटिव वर्क कल्चर, वैल्यूज़ फॉलो होंगी तो ऑटोमेटिकली जो आपका वर्क कल्चर है, वर्किंग एनवायरनमेंट है,
है क्लाइमेट वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और उसकी वाइब काफ़ी लाइवली होंगी। देन गुडविल एंड ब्रांड इमेज, कि आपकी गुडविल और ब्रांड इमेज क्रिएट होगी, क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो वैल्यूज़ को फॉलो कर रही है तो पब्लिक क्या सोचेगी कि एक अच्छी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी गलत काम नहीं करती, कोई इलीगल वर्क नहीं करती, तो पब्लिक के माइंड में आपकी एक अच्छी इमेज बिल्डअप हो जाएगी, आपकी गुडविल बिल्डअप हो जाएगी। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का मतलब क्या है? स्टेक होल्डर कौन होते हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, चाहे वो आपके शेयर होल्डर हों, चाहे वो वेंडर हों, सप्लायर हो, कस्टमर हो, गवर्नमेंट हो, जितने भी एक्सेट्रा, वो सब आपके क्या हैं? स्टेक होल्डर हैं। यानी कि जितने भी लोगों का स्टेक है, जितने भी लोगों का हिस्सा है, कनेक्शन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, वो होते हैं स्टेक होल्डर। अगर आप वैल्यूज़ फॉलो करोगे तो आप इन सब के साथ अच्छा रिलेशन बना पाओगे और इनकी भी एंगेजमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनी रहेगी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट। लिमिटेशंस क्या होती हैं? बिकॉज आप वैल्यूज़ की बात कर रहे हो ना, तो वैल्यूज़ क्या हैं? हम कॉग्निटिवली सोच सकते हैं कि वैल्यू अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, बट उसे मेज़र कैसे करेंगे कि क्या हम सही में अच्छा वर्क कर रहे हैं या बुरा वर्क कर रहे हैं, क्या हम वैल्यूज़ को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं? तो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेज़र एंड ये कॉम्प्लेक्स होती हैं। वैल्यूज़ बोलना आसान है बट उसे फॉलो करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड लैक ऑफ यूनिवर्सैलिटी, लैक ऑफ यूनिवर्सैलिटी क्यों है? क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से, हमारे रिलीजन से रिलेट करती हैं। और आपने देखा है कि कितने ज़्यादा रिलीजन होते हैं, कितने ज़्यादा कल्चर होते हैं, तो हम एक वैल्यू को यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं कर सकते कि हर किसी को ये फॉलो करनी है, क्योंकि हो सकता है जो हमारे कल्चर में सही माना जाता है वो दूसरे कल्चर में सही ना माना जाता हो, तो कल्चरल रेसिस्टेंस इसके अंदर आ जाती है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।